कि जब 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का जन्म हुआ तो प्रेम प्रकाश पांडे एक अपरिहार्य अनअवॉइडेबल चेहरा बन चुके थे। भैया तुम्हारे यहाँ गोबर बह गया, यहाँ चूहा खा गया, बराबर हो गया ना। यानी 15 साल में संपत्ति 42 लाख से बढ़कर लगभग 8 करोड़ हो गई है, यानी करीब 19 गुना की वृद्धि। लेकिन अक्सर छत्तीसगढ़ के लोग पूछते भी हैं कि राज निर्माण में इस भिलाई के नेता का क्या योगदान था। कोई भी माई का लाल एक विकास काम पे उंगली रख के दिखा दे, वो सारा विकास वो आपके प्रेम प्रकाश के द्वारा किया गया है, बाकी के द्वारा नहीं। हुआ यूं कि लगातार बैठकों और दौरों के कारण पांडे जी का वजन जो है थोड़ा बढ़ गया। पांडे जी देवरिया के हैं, रहते भिलाई में हैं, लेकिन पत्नी के नाम पर ये डिपॉजिट्स बिहार के सिवान में हैं। स्थान स्तर पर उनके बेटे मनीष पांडे के एक्टिव पॉलिटिक्स में आने को लेकर अक्सर कयास लगाए जाते हैं। जब मनीष बोल रहा था और उस समय योग पुरुष के साथ युग पुरुष बोला तो मुझे लगा कि बोलने में गड़बड़ा गया। और एक बात, पानी वाले बाबा के पास एक लाइसेंसी रिवॉल्वर भी है। हथियार रखना पूरी तरह लीगल है, पर यह उनकी दबंग छवि का वो हिस्सा है जो पीआर में नहीं दिखता। भिलाई के इस चाणक्य का राजनीतिक सफर यहीं खत्म होता है या एक और आखिरी पारी बाकी है? एक बस जो छूट गई, एक परखनली जिसमें पानी का सैंपल था, और बिलासपुर हाईकोर्ट की एक सिंगल बेंच, जहां आज साल 2026 में भी एक मुकदमे की जो है टिक टिक चल रही है। इन 3 बिल्कुल अलग अलग दिखने वाली चीजों को अगर आप एक धागे में पिरो देंगे तो जो किरदार निकल कर सामने आएगा उसे छत्तीसगढ़ की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। जरा सोच कर देखिए, एक लड़का जो कॉलेज के पहले ही साल में अपनी एमएससी की पढ़ाई बीच में ही छोड़ देता है, एमएससी, वो आगे चलकर उसी सूबे का उच्च शिक्षा मंत्री बन जाता है और बड़े बड़े आईएएस अफसरों की क्लास लेने लगता है। किस्सा ही खत्म नहीं होता है। भिलाई स्टील प्लांट के जल विभाग में पानी की सैंपलिंग करने वाला, यानी पानी में कितना एसिड और कितना बेस, ये नापने वाला एक अदना सा केमिकल असिस्टेंट अविभाजित मध्य प्रदेश की विधानसभा में सुंदरलाल पटवा और कैलाशा जोशी जैसी राजनीतिक तोपों की आंख का तारा बन जाता है। 50 साल तक एक ही शहर, एक ही विचारधारा में अपना खूंटा गाड़ कर टिका रहा। 4 बार जनता ने पलकों पर बिठा दिया और 3 बार जमीन पर ला पटका। विधानसभा का स्पीकर बना, सुपर पावरफुल कैबिनेट मंत्री बना, जो अकेले 8 भारी भरकम मंत्रालय अपनी जेब में लेकर घूमता था। लोग उन्हें सम्मान से बाबू कहते हैं, विरोधी पानी वाले बाबा कहकर तंज कसते हैं। और फिर साल 2023 के चुनाव में क्या होता है? 65 साल की उम्र पार कर चुका यह दिग्गज 50 साल की बेदाग राजनीति और शून्य क्रिमिनल केस का रिकॉर्ड लेकर मैदान में उतर जाता है। और सामने कौन खड़ा है? 33 साल का युवा लड़का जिसके खुद के हलफनामे में 9 क्रिमिनल केस दर्ज है। वो उन्हें सिर्फ और सिर्फ 1264 वोटों से हरा देता है। अब कोई आम नेता होता तो मार्गदर्शक मंडल का रास्ता पकड़ता या घर बैठकर पोते पोतियों को कहानी सुनाने बैठ जाता, लेकिन यह आदमी जो है हार नहीं मानता है, हारता ही नहीं है। यह हारने के बाद सीधे बिलासपुर हाईकोर्ट पहुंच जाता है और ऐसी सिलेक्शन पिटीशन दायर करता है कि जीतने वाले विधायक की कुर्सी जो है ना, वो आज भी डोल रही है। इस आदमी का नाम है प्रेम प्रकाश पांडे। आज द लोक रस पर हम किसी सतही चुनावी हार जीत की बात करने नहीं आए हैं,
आज हम खंगालेंगे प्रेम प्रकाश पांडे की वो असली कहानी जो अखबारों की पीली पड़ चुकी पन्नों में दफन हो गई है। उनकी उपलब्धियां, उनका विकास मॉडल, उनकी अगाध संपत्ति की जादुई गणित, जिम में ट्रैक सूट पहनकर डंबल उठाने वाला मशहूर किस्सा, सिवान का वो रहस्यमयी बैंक कनेक्शन और सबसे बड़ा सुलगता सवाल, क्या भिलाई के इस चाणक्य का राजनीतिक सफर यही खत्म होता है या एक और आखिरी पारी बाकी है? नमस्कार, मेरा नाम मनीष बड़बंदा है और आप द लोक रस के वश में हैं। अगर आप मेरे पुराने दर्शक हैं तो आपको ध्यान होगा मैं पिछली बार विद्याचरण शुक्ल की कहानी आप तक लेकर आया था। ऐसे ही मैंने और भी तमाम दिग्गजों की असली कहानी बताई है जो अब तक आप नहीं जानते। उसे भी देखिएगा, मजा बहुत आएगा, मेरा दावा है। पर पहले भाई हमें अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और जहां भी अभी आप होंगे वहां इस वीडियो को सीधे शेयर कर दीजिए और जितने भी आपके संपर्क में लोग होंगे ना उन्हें भी भेज दीजिएगा, विनती है। और अगर यह कहानी आपको पसंद आ गई तो कमेंट बॉक्स में दिल खोल के जो मन है वो लिख दीजिएगा और अगर ना पसंद आई, कुछ त्रुटियां आपको आई नजर आई या फिर कोई गलती हो गई तो वो भी दिल और दिमाग खोलकर लिख दीजिएगा। बस इतनी ही विनती आप लोगों से है। तो अब जो है समय व्यर्थ नहीं करूंगा, चलिए इस दिलचस्प कहानी को शुरू करते हैं। तो भाई कहानी को वहीं से उठाते हैं जहां से इस चाणक्य का भूगोल शुरू होता है। एक जिला है देवरिया, पूर्वी उत्तर प्रदेश का वो इलाका जो मानसून में घाघरा और गंगा की बाढ़ में डूबता है और गर्मियों में लू के थपेड़ों से जलता है। इसी देवरिया के एक छोटे से गांव भुरवार में 9 मार्च 1958 को एक ब्राह्मण परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया प्रेम प्रकाश पांडे, जिसे घर के लोग बड़े प्यार से बुलाते थे बाबू। उस दौर में देश के नक्शे पर एक नया शहर का गदर मच रहा था, भिलाई। 1955 में सोवियत संघ की मदद से एशिया की सबसे बड़ी स्टील प्लांट्स में से एक भिलाई स्टील प्लांट्स की नींव रखी गई। इसी मिनी इंडिया में रोजी रोटी के लिए लाखों लोग आए अलग अलग राज्यों से। इन्हीं लाखों लोगों की भीड़ में देवरिया का अपना गांव छोड़कर एक शख्स भिलाई आए, राम रतन पांडे, प्रेम प्रकाश पांडे के पिता। सर्विस क्लास फैमिली का सीधा फंडा था, नौकरी करो परिवार पालो। और उनका बेटा बाबू यानी पीपीपी प्रेम प्रकाश पांडे पला बड़ा भिलाई की इसी मजदूर आबादी वाली गलियों में। बाबू जो है पढ़ाई लिखाई में बड़े तेज थे, विज्ञान के फॉर्मूला पर उनकी गजब की पकड़ थी। दुर्ग के शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की, जहां से आता है कहानी का ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट। साल था 1974 के आसपास। बाबू का चयन देश के बेहद प्रतिष्ठित वारंगल इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया। सोचिए अगर उस दिन उस लड़के ने वारंगल की बस पकड़ ली होती तो आज भिलाई स्टील प्लांट को शायद एक बेहतरीन इंजीनियर जो है मिल गया होता। लेकिन छत्तीसगढ़ की राजनीति अपना ये चाणक्य खो देती। घर का एक लौता बेटा था, माता पिता इतनी दूर दक्षिण भारत भेजने से हिचक रहे थे। वारंगल जो है छूट गया और बाबू ने साल 1980 में पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से रायपुर में एमएससी मैथमेटिक्स में दाखिला ले लिया। लेकिन एमएससी की डिग्री जो है कभी पूरी नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी की हवाओं में छात्र राजनीति का जो है बुखार तैर रहा था। साल 1979 रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनावों की बिसात बिछी। भाई ये कोई मामूली चुनाव नहीं थी। एक तरफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP के बैनर तले खड़े थे प्रेम प्रकाश पांडे और दूसरी तरफ सामने में 2 लड़के और लड़ रहे थे, मोहम्मद अकबर और रविंद्र चौबे। जी हाँ, वही 2 नाम जो आगे चलकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सबसे अभेद स्तंभ बने। प्रेम प्रकाश पांडे ने यूनिवर्सिटी के छात्र संघ सचिव का वो ऐतिहासिक चुनाव जीत लिया। इस चुनाव ने पहली बार साबित किया कि इस लड़के के पास केवल जो है भाषण देने की कला नहीं है, बल्कि इसके पास सांगठनिक ताना बाना बुनने का वो बैकएंड दिमाग है जो आगे चलकर बड़े बड़े दिग्गजों को धूल चटाने वाला था। इसी सियासी सरगर्मी के बीच 4 मई 1980 को उनकी शादी कृष्णावती पांडे से हो गई।
अब छात्र राजनीति का जलवा जो है अपनी जगह था, लेकिन घर चलाने के लिए नौकरी भी जरूरी थी। 1980 के दशक की शुरुआत में प्रेम प्रकाश पांडे ने भिलाई स्टील प्लांट के जल विभाग में कदम रखा। उनका आधिकारिक पद था केमिकल असिस्टेंट और WCTP ऑपरेटर। अब ये काम समझाता हूँ मैं, इस काम की गंभीरता को जरा वैज्ञानिक तरीके से समझिएगा आप। एक ऑपरेटर का जो काम होता है वो ये देखना होता है कि विशाल ब्लास्ट फर्नेस और पूरी टाउनशिप में जो पानी जा रहा है उसका केमिकल बैलेंस ठीक है या नहीं। ये काम बहुत गजब का और धैर्य और सटीकता मांगता है। नौकरी के इसी दौर ने उन्हें भिलाई की श्रमिक वर्ग के बेहद करीब ला दिया, मगर बड़े बड़े पदों से अलग एक नेता की असली परीक्षा तब होती है जब वह जनता की बुनियादी तकलीफों को समझे। भिलाई का एक हिस्सा था जिसे आम बोलचाल में कहा जाता है पटरी के उस पार वाली जनता। सालों साल इस इलाके की सबसे बड़ी त्रासदी थी पीने का साफ पानी ना मिलना। लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसते थे। गर्मियों में टैंकरों के पीछे कतारें लगती थी। प्रेम प्रकाश पांडे ने अपने कार्यकाल के दौरान इस पेयजल समस्या को अपनी प्राथमिकता बनाया। उन्होंने एक बड़ी जलापूर्ति योजना बनाई जो जमीन पर उतरा, टंकियां बनवाई और पाइपलाइन का ऐसा जाल बिछाया कि पटरी के उस पार रहने वाली जनता के घरों तक साफ पानी पहुंचने लगा। जनता की इस बरसों पुरानी प्यास को बुझाने का नतीजा ये हुआ कि इसी काम के बदौलत इलाके के लोग उन्हें आज भी आदर और अपनेपन से पानी वाले बाबा कहकर पुकारने लगे। विरोधियों ने कई बार यह नाम तंज में भी लिया, लेकिन प्रेम प्रकाश पांडे ठहरे पक्के वैज्ञानिक दिमाग के। उन्होंने इस तंज को ही अपनी सबसे बड़ी ढाल बना लिया। किस्सा सुनिएगा वाला। हाल ही में जब पानी की किल्लत को लेकर मौजूदा कांग्रेसी विधायक देवेंद्र यादव और उनके बीच तीखी बहस हो गई, पांडे जी ने मीडिया के सामने आकर कोई राजनीतिक रोना नहीं रोया। उन्होंने अपनी ही पुराने केमिकल असिस्टेंट वाले दिमाग का इस्तेमाल कर लिया। उन्होंने ऑन कैमरा सीधे कहा, अरे भाई, ट्रीटमेंट प्लांट तो अपनी जगह ठीक काम कर रहा है, लेकिन टाउनशिप की पाइपलाइनें 50 साल पुरानी और रस्टेड यानी जंग लगी है। तुम दिन में सिर्फ एक बार पानी दोगे तो पाइपलाइन साफ नहीं होगी, दिन में 2 बार पानी देकर देखो, फ्लशिंग होगी। इलाज जो है राजनीति में नहीं है, केमिकल प्रोसेस में है भाई। इसे कहते हैं तंज को तर्क से काटना। संगठन में उनका कद जो है लगातार बढ़ता गया। 1977 से 78 ABVP नगर महामंत्री और अध्यक्ष, और 1979 में छात्र संघ अध्यक्ष दुर्ग कॉलेज एवं सचिव रविशंकर यूनिवर्सिटी। 1987 से 90 तक बीजेपी जिला महामंत्री दुर्ग। 3 साल तक उन्होंने पूरे संगठन को मथ कर रख दिया। साल आया 1990। देश में राम मंदिर और मंडल कमीशन की जो है लहर थी। उसी माहौल में 32 साल की उम्र में प्रेम प्रकाश पांडे पहली बार अविभाजित मध्य प्रदेश से विधायक चुने गए, आपके और हमारे शहर यानी भिलाई शहर से, भिलाई सीट से। और कमाल देखिए, संगठन में उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि पहली ही जीत में उन्हें सुंदरलाल पटवा की सरकार में राज्य मंत्री बना दिया गया। विभाग उनको मिला उच्च शिक्षा और कृषि। यहाँ एक ना राजनीतिक विडंबना है, इसको देखिएगा, जो हमारा सिस्टम दिखाता है। जिस आदमी ने खुद अपनी MSc पहले साल में छोड़ दी, वो राज्य का उच्च शिक्षा मंत्री बन गया। खैर, राजनीति की जो समझ है वो किताबी डिग्री की मोहताज नहीं होती है, ये भी एक सच है, मानना पड़ता है। लेकिन अक्सर छत्तीसगढ़ के लोग पूछते भी हैं कि राज्य निर्माण में इस भिलाई के नेता का क्या योगदान था। इतिहास के पन्नों को पलटिएगा तो मालूम पड़ेगा कि जब अविभाजित मध्य प्रदेश की विधानसभा में छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का संकल्प पत्र लाया जा रहा था, तब नेपथ्य में यानी पर्दे के पीछे की जो लॉबिंग थी, उसमें भिलाई के इस नेता का ना ड्राफ्ट्समैन दिमाग काम कर रहा था। वे विधायी नियमों यानी लेजिस्लेटिव रूल्स के पक्के जानकार थे। औद्योगिक क्षेत्र होने के नाते भिलाई और दुर्ग के भारी भरकम राजस्व का छत्तीसगढ़ के गठन में क्या महत्व होगा, इसे लेकर उन्होंने विधानसभा के पटल पर जो सटीक आंकड़े रखे, उसने तत्कालीन कांग्रेस सरकार को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। यही कारण था कि जब 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का जन्म हुआ तो प्रेम प्रकाश पांडे एक अपरिहार्य अनअवॉइडेबल चेहरा बन चुके थे। साल 2003 छत्तीसगढ़ में पहली बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बन गई। डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री बने।
सबको लगा कि पांडे जी को कोई भारी भरकम मंत्रालय तो जरूर मिलेगा भाई, लेकिन संगठन ने उन्हें एक ऐसी जिम्मेदारी दी जो कांटों का ताज थी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के द्वितीय अध्यक्ष यानी स्पीकर की कुर्सी। 2003 से 2009 तक वे संवैधानिक पद पर रहे। जब सदन में विपक्ष के रूप में अजीत जोगी और महेंद्र कर्मा जैसे दिग्गज बैठे हो तो सदन चलाना किसी युद्ध से कम नहीं। पांडे जी ने जिस कड़क अंदाज और नियमों के तहत सदन को चलाया उसकी तारीफ इसलिए आज भी कांग्रेस के नेता बंद कमरों में करते हैं, मैंने सुना है। पर भैया स्पीकर बनने का एक तगड़ा नुकसान भी होता है। जब आप ऊंची कुर्सी पर बैठ जाते हो तो आप न्यूट्रल हो जाते हो, आप लोकल मुद्दों पर धरने पर नहीं बैठ सकते। नतीजा क्या होता है, जनता को नाली, सड़क और बिजली चाहिए होती है, स्पीकर की कुर्सी नहीं चाहिए होती है। और इसी वजह से साल 2008 के चुनाव में भिलाई की जनता ने उन्हें हरा दिया। लेकिन इसी दौर के बीच उनके जीवन का एक ऐसा निजी किस्सा आता है जो बड़ा दिलचस्प है। हुआ यूं कि लगातार बैठकों और दौरों के कारण पांडे जी का वजन जो है थोड़ा बढ़ गया। पांडे जी ने किसी 5 स्टार होटल या वीआईपी अरेंजमेंट के बजाय भिलाई के एक आम स्थानीय जिम में बाकायदा मेंबरशिप ले ली सीधे जाकर। एक दिन सुबह सुबह जब भिलाई के आम लड़के जिम पहुंचे तो सबकी आंखें देखकर फटी की फटी रह गई। उन्होंने देखा कि उनका कड़क नेता ट्रैक सूट पहनकर ट्रेडमिल पर जो है पसीना बहा रहा है और भारी भरकम डंबल उठा रहा है। मीडिया ने भी इस पर चटकारे लिए, विरोधियों ने भी तंज कसे, लेकिन भाई इस वाकई ने उनके निजी जीवन के उस पहलू को दिखाया है जिसे कड़ा अनुशासन कहते हैं। यही वजह है कि 70 साल की उम्र में पहुंचने के बाद भी वे शारीरिक और मानसिक रूप से इतने एक्टिव है, ये तो मानना पड़ेगा। शायद इसीलिए हार नहीं मानते। खैर, साल 2013 में प्रेम प्रकाश पांडे फिर लौटे, चौथी बार विधायक बनकर, और इस बार रमन सिंह ने उन्हें कैबिनेट में जो जगह दी वो बताती है कि उनका वजन क्या था। राजस्व, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और रोजगार सहित 8 बड़े बड़े विभाग अकेले पांडे जी संभाल रहे थे। 2013 से 18 तक का यह दौर भिलाई के विकास की इबारत लिखने वाला साबित हुआ। कैसे हुआ मैं बताता हूँ। भिलाई को स्टील सिटी कहते हैं, लेकिन वो एजुकेशन हब बना। भिलाई को दुनिया सिर्फ स्टील सिटी के नाम जानती थी, लेकिन इसे छत्तीसगढ़ की शिक्षा की राजधानी बनाने में पांडे जी के फैसलों की बड़ी भूमिका रही है। दूसरा, CSVTU की स्थापना। सबसे पहले तकनीकी शिक्षा को एक छत के नीचे लाने के लिए CSVTU की स्थापना कराई गई, जिससे पूरे प्रदेश के इंजीनियरिंग छात्रों को एक नया प्लेटफॉर्म मिला। तीसरा, हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी, दुर्ग यूनिवर्सिटी जिसे कहते हैं। दुर्ग भिलाई के कॉलेजों को रायपुर के चक्कर ना काटने पड़े, इसके लिए उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने हेमचंद यादव विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई, जिसने इस पूरे अंचल की उच्च शिक्षा व्यवस्था को जो है मजबूत कर दिया। चौथा, ये तो भाई कोई नहीं भूलता, IIT, भिलाई में IIT का आना। लेकिन सबसे बड़ी प्रशासनिक और राजनीतिक मशक्कत करनी पड़ी थी IIT भिलाई के लिए। कुरूद के पास की विवादित जमीन को क्लियर कराने और दिल्ली के गलियारों में पर्सनल लॉबिंग करने में उनकी प्रशासनिक जिद ही थी, जिसने भिलाई को देश के नक्शे पर एक प्रीमियम एजुकेशन हब के रूप में स्थापित कर दिया। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर की रफ्तार। भिलाई दुर्ग के बीच ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए उनके कार्यकाल में शानदार सड़कें और फ्लाईओवर्स का निर्माण किया गया। इसके साथ ही भिलाई स्टील प्लांट के आधुनिकीकरण और विस्तार प्रोजेक्ट के लिए भी उन्होंने शासन और प्रशासन के स्तर पर तमाम प्रकार की कड़ियों को जोड़ा है। तो जरूरी कड़ियां थी ताकि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते लगातार खुलते रहें। लेकिन भैया, इसी पावरफुल प्रोफाइल के पीछे एक और दिलचस्प फैक्ट है, 25 देशों की यात्राएं। पार्लियामेंट्री डेलीगेशन के तौर पर वे यूके, जर्मनी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान और यहाँ तक कि पाकिस्तान भी गए। देवरिया के एक साधारण कर्मचारी का बेटा दुनिया के 25 देश घूम आया। यह उनके असाधारण सफर की कहानी है। अब बात करते हैं उस विषय की जो एक जागरूक लोकतंत्र में हर नेता के बारे में पूछा जाना चाहिए। और मैं पहले ही साफ कर दूं, ये कोई आरोप नहीं है,
बल्कि यह वो जानकारी है जो खुद प्रेम प्रकाश पांडे जी ने इलेक्शन कमीशन को अपने हलफनामे यानी एफिडेविट में दी है। अब जरा इस आंकड़े के खेल को ध्यान से समझिएगा, मैं बता रहा हूँ। 2008 में उनकी घोषित संपत्ति थी 42 लाख रुपए। 2013 में वही संपत्ति हो गई 4 करोड़ 25 लाख रुपए और 2018 में वही घोषित संपत्ति कितनी हो गई 6 करोड़ 96 लाख रुपए और वही संपत्ति 2023 में 7 करोड़ 93 लाख रुपए हो गई है। यानी 15 साल में संपत्ति 42 लाख से बढ़कर लगभग 8 करोड़ हो गई है, यानी करीब 19 गुना की वृद्धि। अब जरा उनकी पिछली कुछ सालों की घोषित सालाना इनकम भी देख लीजिएगा, तब थोड़े और समझ में आए, जो औसतन 15 से 25 लाख रुपए सालाना के बीच रही है। इनका इनकम सोर्स बताया गया है कि ये पेंशन, कृषि और ट्रांसपोर्ट से कमाई करते हैं, ये इनका इनकम है। अब एक पत्रकार होने के नाते मेरा काम बस गणित को सामने रखना है कि सालाना 15 और 25 लाख रुपए की घोषित कमाई पर 15 साल के भीतर संपत्ति में यह 19 गुना का उछाल कैसे आता है। हालांकि यह जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, जो हर कोई जान सकता है। खैर, यह हमारे लोकतांत्रिक अकाउंटेबिलिटी सिस्टम का एक दिलचस्प सवाल है। अब आइए 2023 के एफिडेविट को और गहराई से खंगालते हैं। खुद के नाम पर कुल बैंक बैलेंस 1 करोड़ 54 लाख रुपए से ज्यादा है, लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ भी है। उनकी पत्नी कृष्णावती पांडे, जिनका पेशा हलफनामे में हाउसवाइफ लिखा गया है, उनके नाम पर करीब 56 लाख रुपए से ज्यादा की डिपॉजिट्स हैं। और ये बैंक कहाँ के हैं? यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र ग्रामीण बैंक, ये सभी बैंक बिहार के सिवान जिले की ग्रामीण शाखाओं में हैं। पांडे जी देवरिया के हैं, रहते भिलाई में हैं, लेकिन पत्नी के नाम पर ये डिपॉजिट्स बिहार के सिवान में हैं। इसके अलावा हलफनामे में 3 भारी ट्रक दर्ज है, इसलिए वो खुद को ट्रांसपोर्टर भी लिखते हैं। और एक बात, पानी वाले बाबा के पास एक लाइसेंसी रिवॉल्वर भी है, जिसकी कीमत 70,000 बताई गई है। हथियार रखना पूरी तरह लीगल है, पर यह उनकी दबंग छवि का वो हिस्सा है जो पीआर में नहीं दिखता। और सुनिए, भिलाई के पॉश इलाके नेहरू नगर में करीब 4000 स्क्वायर फुट का प्लॉट, जिसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए है। रायपुर में एक HIG फ्लैट, जिसे 2007 में 21 लाख रुपए में खरीदा था, 2023 तक उसकी कीमत जो है 2.5 करोड़ रुपए हो चुकी है। 16 साल में 12 गुना की बढ़ोतरी। कुरुद, दुर्ग और कैलाश नगर में 2 प्लॉट, कीमत 52 लाख रुपए और छत्तीसगढ़ और देवरिया के पैतृक कृषि भूमि भी है। और एक कमाल की बात यह है कि बैंकों का लोन और सरकारी बकाया बिल्कुल शून्य है, लेकिन 2 कंस्ट्रक्शन कंपनियों से पर्सनल लोन लिया गया है। दिनेश कंस्ट्रक्शन से 10 लाख और संस्कृति कंस्ट्रक्शन से 66,000 रुपए। लेकिन इन सबके बीच एक बड़ा प्लस पॉइंट जो उनकी छवि को मजबूत करता है, ये वो है कि 50 साल की सक्रिय राजनीति में उनके खिलाफ 0 क्रिमिनल केस है। कोई एफआईआर नहीं, कोई कोर्ट केस नहीं। राजनीति के इस दौर में यह एक बेहद साफ सुथरा रिकॉर्ड है। अब थोड़ा उस अखाड़े को समझते हैं जहां ये पूरी जंग लड़ी गई। भिलाई नगर विधानसभा, सीट नंबर 65। हाँ, यहाँ की ना साक्षरता दर 85 से 90% है, यानी छत्तीसगढ़ की सबसे पढ़ी लिखी और जागरूक सीट भिलाई नगर। भिलाई नगर का मिजाज बड़ा वोलाटाइल है और अनप्रेडिक्टेबल है। इतिहास गवाह है कि भिलाई ने कभी किसी को परमानेंट किंग नहीं बनने दिया। साल 2023 का नतीजा देखिएगा। देवेंद्र यादव कांग्रेस 51,044 वोट और प्रेम प्रकाश पांडे बीजेपी 48,195 वोट, अंतर मात्र 1264। सोचिए भाई, अगर सिर्फ 632 लोगों ने अपना मूड बदल लिया होता तो नतीजा जो है पलट जाता। भिलाई के चाणक्य की किस्मत सिर्फ 632 लोगों के हाथों में अटक गई। अब आते हैं उस चैप्टर पर जो भिलाई की गलियों में दबी जुबान से बुदबुदाया जाता है, विरासत का सवाल। स्थान स्तर पर उनके बेटे मनीष पांडे के एक्टिव पॉलिटिक्स में आने को लेकर अक्सर कयास लगाए जाते हैं। हालांकि पब्लिक रिकॉर्ड या किसी आधिकारिक न्यूज़ रिपोर्ट्स में इसे लेकर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है। लेकिन यह कयासबाजी क्यों होती है, इसके पीछे का मनोविज्ञान जो है समझिए। भारतीय राजनीति में यह पैटर्न बहुत कॉमन है। आप भी जानते होंगे कि जब कोई बड़ा स्थापित नेता अपनी उम्र के 65 से 70 पार होने लगता है तो उसकी लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए परिवार के नए चेहरे की चर्चाएं होने लगती है। पांडे जी ने 50 साल तक भिलाई में जो साम्राज्य को खड़ा किया है, उसे आगे बढ़ाने की चर्चाएं
इंसानी फितरत का हिस्सा है, लेकिन इसका फैसला भी आने वाले वक्त में भिलाई की जागरूक जनता को ही करना है और वो करेंगे भी। ठीक है, मगर आज साल 2026 है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है और मुख्यमंत्री कौन है? विष्णुदेव साय। इस सरकार में प्रेम प्रकाश पांडे को संगठन या फिर कैबिनेट में फिलहाल कोई बड़ा पद नहीं मिला है, लेकिन उनकी सक्रियता भिलाई में आज भी वैसी की वैसी बनी हुई है। इसी बीच सितंबर 2025 का एक दिलचस्प किस्सा है, वो सुनाता हूँ, मुझे याद आया। पांडे जी भिलाई के एक मॉल में कार्यकर्ताओं के साथ पीएम मोदी पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री देखने गए थे। वहां जब पत्रकारों ने उनसे तीखा सवाल पूछा कि क्या इस डॉक्यूमेंट्री में मोदी जी के विवादित पहलुओं को भी दिखाया गया है, तो पांडे जी ने एक मुस्कुराते हुए जवाब दिया है, क्या दुनिया में कोई ऐसा बड़ा नेता हुआ है जिसकी आलोचना नहीं हुई है? हमें उनके विवादों के बजाय उनके महान कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, ये उनका जवाब था। तो भाई, ये बयान राजनीति की एक यूनिवर्सल भाषा है और इसी मोड़ पर द लोक रस के मंच से मैं कुछ सुलगते सवाल आपके विचार के लिए छोड़ जा रहा हूँ, जवाब दीजिएगा। पहला सवाल है, जो नेता भिलाई में IIT लाया, बड़ी जल आपूर्ति योजनाएं लाया, उसे जनता ने लगातार 2 बार क्यों हराया? यह विकास मॉडल की समीक्षा है या एंटी इंकम्बेंसी का असर? दूसरा सवाल, एक तरफ बेदाग रिकॉर्ड और दूसरी तरफ आपराधिक मामले वाले चेहरे के बीच जनता का चुनाव हमारे लोकतंत्र के बदले मिजाज के बारे में क्या कहता है? तीसरा सवाल, क्या साल 2028 के चुनाव में भिलाई नगर की सीट पर हमें पांडे वर्सेस यादव राउंड 3 देखने को मिलेगा या नहीं? और तब बाजी किसके हाथ में होगी, ये भी बताइएगा। तो दोस्तों देखिए, ये थी पूरी प्रामाणिक दास्तान भिलाई के चाणक्य प्रेम प्रकाश पांडे की। एक साधारण कर्मचारी का बेटा जो अपनी जिद और संगठनिक हुनर और प्रशासनिक समझ के दम पर सत्ता के शिखर तक पहुंचा। पानी वाला बाबा कहलाया, उतार चढ़ाव देखे, पर आज भी उसकी सियासत का एक सिरा कानूनी लड़ाई में अटका हुआ है। जो लोग सोच रहे होंगे कि मैंने पांडे जी के कार्यों को रेखांकित किया, उन्हें भी उनके काम का ब्यौरा मिला होगा, और जो एक निष्पक्ष दर्शक है उसे बिना किसी लाग लपेट के ये एक फैक्ट बेस्ड तस्वीर देखने को मिली होगी। यही अपनी यानी द लोक रस की पहचान है। भिलाई और दुर्ग के मेरे दोस्तों, आपकी इस पूरी कहानी और उनके विकास कार्यों पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स पर अपनी बात खुलकर लिखिएगा प्लीज़। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। भाई सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ना। नमस्कार, मैं था मनीष बड़बंधा, आपका अपना भाई। फिर लेके आऊँगा एक और दिलचस्प कहानी। किसकी कहानी लाई जाए, किसी कहानी मैं आपको बताऊँ, मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं भाई, मैं ज़रूर बनाऊँगा। पिछली वीडियो में भी तमाम नाम आए हैं, मैं उस पर भी काम करना शुरू कर चुका हूँ। रिसर्च करने पड़ते हैं, काफ़ी सारे चीज़ों को समझना पड़ता है, तब जाकर ऐसी कहानी मैं आप तक लेकर आ पाता हूँ। तो मेरे साथ भाई जुड़े रहिए, कमेंट करते हैं तो बहुत बढ़िया लगता है और काम करने का लगातार मन बना रहता है। तो भाई सब्सक्राइब कर लिया होगा आपने, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलता हूँ अगली एक और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।